मेरा नाम कन्हैया है। मैं भारत का नागरिक हूँ। मेरा जन्म बिहार राज्य के बेगूसराय ज़िले में हुआ और मेरे गांव का नाम बीहट है। और मैं एक साधारण परिवार से ताल्लुक़ रखता हूँ। मेरे पिताजी कागजी तौर पे किसान थे, लेकिन छोटे किसानों की हालत इस देश में मज़दूरों से ज़्यादा अच्छी नहीं है। तो किसानी से कुछ होता नहीं था, किसानी बस कहने भर के लिए था। पिताजी दैनिक मज़दूरी करते थे और मेरे बचपन में मेरी माताजी काम नहीं करती थी, वो हाउसवाइफ थी। लेकिन जब मैं पटना आया एमए करने के लिए, तब मेरी माताजी को आंगनवाड़ी की नौकरी लगी और अभी जो है मेरी माताजी आंगनवाड़ी में काम करती हैं। और मेरे पिताजी गुजर गए हैं, तो मेरी माताजी हैं और उनकी ही आमदनी से घर चलता है। लेकिन मेरे जो भाई बहन हैं, मेरे 2 भाई हैं और एक बहन है। एक बड़ा भाई है हमसे और एक छोटा भाई है। बहन हमसे बड़ी है। एक बड़े भाई और एक बड़ी बहन की शादी हो गई है और छोटा भाई है, वो भी पढ़ता है। तो हम सब लोग करीब करीब अपना खर्च खुद ही निकालते हैं और ये कॉलेज के दिनों से है। जो लोग निकाल पाए वो पढ़ पाए, जो लोग नहीं निकाल पाए वो नहीं पढ़ पाए। तो परिवार का माहौल कुछ इस तरह से है कि बेगूसराय ज़िला बिहार के वन ऑफ दी आप कह सकते हैं कि थोड़ा बेहतर ज़िला है, जहाँ पे बिजली है, जहाँ पे पानी की सुविधा है, सड़कें हैं। और ख़ास करके जो हमारा कॉन्स्टिट्यूएंसी है बड़ौनी, वो एक इंडस्ट्रियल सेंटर है बिहार का। तो पूरे देश और दुनिया से लोगों का वहाँ पे आना जाना रहा है, रिफाइनरी, थर्मल और फर्टिलाइज़र की वजह से। तो थोड़ा वहाँ पे एक अर्बनाइज माहौल है, एक कस्बा टाइप का वो गांव है, थोड़ा शहर सा लगता है। तो इसमें जब आप आसपास की परिस्थिति को देखेंगे और जब मैं अपने बचपन को याद करता हूँ, तो जब सड़क पे आते थे तो लगता था कि किसी शहर में आए हैं, और जब गांव में जाते थे सड़क से नीचे तो लगता था कि किसी गांव में आ गए हैं। बचपन में कुछ ख़ास चीज़ मैं याद करना चाहता हूँ कि एक तो मेरी पढ़ाई लिखाई जो है वो सरकारी स्कूल में हुई है थ्रू आउट। बीच में कुछ समय के लिए मैं एक गांव के ही निजी स्कूल में गया था। कहने को वो कन्वेंट और प्राइवेट स्कूल था, उसकी हालत सरकारी से बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन सरकारी की हालत उससे भी ज़्यादा ख़राब थी। कमरे थे तो टीचर नहीं, टीचर हैं तो स्टूडेंट नहीं, स्टूडेंट और टीचर हैं तो कमरे नहीं। इस तरीके के ही सरकारी स्कूल रहे हैं। लेकिन उस स्कूल की अगर मैं बात करूं तो वो स्कूल अंग्रेज़ के वक्त बना था, जब अंग्रेज़ भारत पे शासन कर रहे थे, और वन ऑफ दी ओल्डेस्ट स्कूल था वो, और काफ़ी अच्छे अच्छे लोग वहाँ से निकले। लेकिन आज़ादी के कुछ दशक के बाद धीरे धीरे जो है उस सरकारी स्कूल की हालत ख़राब हो गई। इसी तरह से गांव में गरीबी बहुत थी। कुछ लोग थे जिनके पास सरकारी नौकरी थी, कुछ लोग थे जो दैनिक मजदूरी करते थे, कुछ लोग अपना काम धंधा करते थे। लेकिन ज़्यादातर लोग चूँकि खेती पे आश्रित थे और खेती कुछ खास था नहीं, तो ज़्यादातर लोगों की हालत ख़राब थी। और गरीबी का यही एक वजह मैं देख पाता हूँ कि गरीबी के चलते उस वक्त जन वितरण प्रणाली का बड़ा महत्व था। जैसे जन वितरण प्रणाली के अंतर्गत जो पीडीएस सिस्टम था, जब कंट्रोल उसको हम लोग बोलते थे, जब तेल आता था तो पूरे गांव में हल्ला होता था कि तेल आ गया है, तेल आ गया है। मतलब लगता था पता नहीं कि क्या आ गया है। फिर चीनी आया है तो कभी जो है कपड़ा आया है, कभी गेहूं आया है, कभी चावल आया है। उसका इतना इम्पोर्टेंस देखने को मिलता था। और पॉलिटिकली अगर आप हमारे गांव को देखेंगे तो गरीबी थी लोगों के अंदर, लेकिन लोगों का राजनीतिक ज्ञान जो है बहुत ज़्यादा था। वो अमर्त्य सेन बोलते हैं ना, आर्गुमेंटेटिव इंडियन, तो आर्गुमेंटेटिव बिहारी भी कह सकते हैं कि बड़े लोग जो है पॉलिटिकली अवेयर थे। खेतों में, चाय की दुकान पे, बाज़ार में, इस तरह के पॉलिटिकल एक्टिविटी में लोग पार्टिसिपेट करते थे। हालांकि हमारा एरिया जो है वो लेफ़्ट डोमिनेटेड एरिया रहा है। मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में लगातार 50 साल सीपीआई के विधायक जीते हैं और आजकल भाजपा वहाँ सांसद का सीट जीत रही है, और बाकी जो विधानसभा की सीटें हैं उसको महागठबंधन ने जीता है, जेडीयू और आरजेडी ने। तो ये एक शिफ्ट है। तो उस दौर में मुझे आज याद आता है कि उस दौर में भाजपा नहीं थी वहाँ पे कांग्रेस और लेफ़्ट और ये समाजवादी लोग थे। यही 3 तरह के राजनीतिक पृष्ठभूमि वाले लोग वहाँ पे दिखाई देते थे, यही पॉलिटिकल पार्टियाँ थी। लेकिन बाद में
वो जो लोग ताकतवर थे गांव के, जो ठेकेदार थे, जिनके पास अपना बिजनेस था, या जिनके पिताजी को बड़ी नौकरी हासिल हो गई हो, जज हो गए हों, डीएम हो गए हों, वो खुद सपोर्ट करते थे कांग्रेस को, लेकिन उनके बच्चे जो कुछ नहीं कर पाए और पिताजी के नाम पे ही स्कॉर्पियो लेके घूम रहे हैं, तो वो भाजपा के नेता बन गए। तो इस तरीके का एक राजनीतिक ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलता है। और जो लेफ़्ट था उसकी ज़मीन कहाँ कमज़ोर हुई, अगर इसको मैं तलाशूँ तो आज पीडीएस सिस्टम के बारे में गांव में कोई बात नहीं करता है। तेल आ गया है, तेल आ गया है, इसकी चर्चा नहीं होती है। गांव में भी आज जो है लोग एक दूसरे से, जैसे हर घर में रोज़ चावल नहीं बनता था, तो जिसके घर में चावल बनता था तो दूसरे वाले उससे मांग करके ले लेते थे, फिर दूसरे वाले के घर में बना तो वो उसको दे देते थे। आजकल तो लोग हॉट स्पॉट शेयर करते हैं। तो गांव भी बदला है। पहले साइकिल अगर आया है किसी का तो वो मिठाई बांटता था कि हम साइकिल ख़रीद के लाए हैं। अब तो लोग कार भी ख़रीद के ले आते हैं तो मिठाई नहीं बांटी जाती है। तो वो सुविधाएं जो है गांव में भी पहुंची है। घर घर में जो है डीटीएच है, लोग मोबाइल पे इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं गरीबी जो है, मैं अपने इलाके की बात कर रहा हूँ, गरीबी कम हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, ये बात है कि अमीर जो हैं वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से अमीर हुए हैं और गरीबों की गरीबी जो है थोड़ी धीमी गति से जो है आगे बढ़ी है। आप ये कह सकते हैं कि 2 गुना 2 बराबर 4 इस तरीके से जो है अमीर बने हैं और 1 + 1 बराबर 2 इस तरह से जो है गरीबी घटी है। तो लेकिन एक चीज़ जो मैं अब गांव जाता हूं तो जो बचपन को याद करके मिस करता हूं कि पहले लोग गरीब ज़रूर थे लेकिन खुश थे, क्योंकि गांव में एक सामूहिकता थी। अब वो सामूहिकता दिखाई नहीं देती है। लोग अपने आप पे निर्भर हैं, उनकी निर्भरता जो है प्रत्यक्ष तौर पे डायरेक्टली सोसाइटी में कम हुई है। और बच्चे जो है अब छुपा छुपी नहीं खेलते हैं, वो कैंडी क्रश खेलते हैं। और जो है दौरा दौरी करके हम लोग किसी के कभी घर में घुस जाते थे, अब बच्चे ऐसा नहीं करते हैं, दूसरे के घर में नहीं जाते हैं। हम लोगों को याद आता है कि चंद्रकांता सीरियल उस वक्त आया करता था संडे को, तो हम लोग पूरे गांव में घूमते रहते थे कि किसके घर का, क्योंकि बिजली होती नहीं थी हमेशा, तो बैटरी लाया जाता था और बैटरी से टीवी चलाया जाता था। तो किसके यहाँ बैटरी चार्ज है, किसके यहाँ टीवी चल रहा है, और पूरे मोहल्ले में घूम करके जिसके यहाँ चल रहा है सब लोग उसके घर में घुस करके जो है टीवी देखते थे। अब ऐसा कोई नहीं करता है। अब लोगों के पास अपने टीवी हैं, लोग लोगों के घर में नहीं जाते हैं। जलसे में भी ऐसे जाते हैं जैसे कि गेस्ट हों। गांव के जलसे में भी अब ऐसा ही देखने को मिलता है कि लोग गए हैं, खाना खा करके लिफाफा पकड़ा करके आ जाते हैं। पहले ऐसा नहीं होता था। किसी के यहाँ अगर श्राद्ध हो या विवाह हो, कुछ भी हो, तो 8 दिन पहले से वहाँ पे जमावड़ा लगा हुआ है, लोग सुबह आ जा रहे हैं, वहीं खाना चल रहा है, वहीं चाय हो रहा है, फिर शाम को जा रहे हैं। तो वो सामूहिकता की कमी जो है गांव में भी दिखाई पड़ती है। कुल मिला करके अगर मैं एक शब्द में, एक वाक्य में अपने बचपन के बारे में कहूँ तो मैं कह सकता हूँ कि मैं भारत के एक ऐसे गांव से आता हूँ जो सचमुच पूरे भारत की तस्वीर को पेश करता है। और उस बचपन को लेकर के मैं नॉस्टैल्जिक नहीं हूँ, लेकिन उस बचपन की जो अच्छी बात थी और आज जवानी में जो बुरी बात मैं झेल रहा हूँ, मैं इन दोनों के बीच में क्या एक बेहतर भारत बन सकता है उसके बारे में बार बार विचार करता हूँ। जब मैं कहता हूँ कि मैं भारत का नागरिक हूँ, ये इस बात में निहित है कि मैं भारतीय हूँ, लेकिन भारतीयता जो है वो सिर्फ भारत के नागरिक होने तक ही सीमित नहीं है। जैसे अगर हम इंडियननेस को समझने की कोशिश करें, हु आर इंडियंस, अगर इस सवाल को समझने की कोशिश करें, तो वो लोग जो भारत में जन्म लिए हैं, जिनके माता पिता भारतीय हैं, वो सब भारतीय हैं। लेकिन जिनके माता पिता भारत में जन्म नहीं लिए हैं, जिनके पूर्वज बहुत पहले जो है वो भारत छोड़ करके चले गए हैं, लेकिन वो भारत से बाहर रहते हुए भी अपनी इस मातृभूमि से एक एसोसिएशन, एक लगाव महसूस करते हैं और उससे वो जुड़ाव रखते हैं, वो भी भारतीयता की श्रेणी में आते हैं। इसीलिए नागरिक होने में, एनआरआई होने में फ़र्क होता है कि एनआरआई भारत का नागरिक नहीं है, लेकिन वो भी भारतीय है, वो भारतीय मूल का है। तो मैं समझता हूँ कि भारतीय होना एक ऐसा विस्तृत दायरा है जिसमें जाति, धर्म, लिंग, भाषा, क्षेत्र, तमाम तरह की पहचान जो है वो ख़त्म हो जाती है। इवन नेशन की जो बाउंड्री है
उस बाउंड्री का लिमिटेशन भी ख़त्म हो जाता है। भारतीय होना उस एहसास की बात है कि आप किसी पर्टिकुलर भूभाग से जुड़े हुए हैं और उस पर्टिकुलर भूभाग की जो संस्कृति है, उस संस्कृति से आपका संबंध है, उसका जो इतिहास है, उस इतिहास से आपका इतिहास जुड़ता है। आपका इतिहास उसी के इतिहास के जड़ों में छुपा हुआ है। आपकी जो वर्तमान सामाजिक स्थिति है, उस सामाजिक स्थिति में आपको आपके उस भूभाग की सामाजिक स्थिति के नज़रिए से देखा जाता है। जैसे मैं ये कहूँ कि मैं बिहारी हूँ, तो बिहारी कहने का मतलब ये है कि बिहार की जो स्थिति है सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, उसके साथ मैं अपने आप को एसोसिएट करता हूँ। जो पॉजिटिव है वो भी मेरा है, जो नेगेटिव है वो भी मेरा है। पॉजिटिव पर मैं दावा पेश करता हूँ कि ऐसा है, और जो नेगेटिव है उसके लिए मैं ये कहता हूँ कि हमको इसको दूर करने की ज़रूरत है। तो भारतीय होना एक ऐसा एहसास है, एक ऐसा जुड़ाव है जो लिंग, भाषा, क्षेत्र, तमाम तरह के पहचानों से बियॉन्ड है, उससे ज़्यादा बड़ा है, ज़्यादा महत्वपूर्ण है। भारतीय होने की जब हम बात करते हैं तो आज़ादी का एहसास उसमें बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है, क्योंकि भारत के इतिहास को जब हम उठा करके देखते हैं तो भारत का इतिहास कोई 2014 से नहीं शुरू हुआ है। भारत का इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता से शुरू हुआ है, और सिंधु घाटी सभ्यता की कुछ खास बातें पता चली है। उसमें से एक बात जो पता चली है बहुत इंटरेस्टिंग है कि सिंधु घाटी सभ्यता को मातृ प्रधान समाज कहा गया है। आज जब हम महिलाओं को अधिकार दिलाने की बात कर रहे हैं तब हमको अपना इतिहास उठा करके देखना चाहिए कि महिलाओं को ही अधिकार था, उनका अधिकार छीना गया था। यह जो इतनी हमारी ऐतिहासिक यात्रा है, उस ऐतिहासिक यात्रा में हम ये देखते हैं कि समय समय पे हमारे देश में आज़ादी के लिए संघर्ष हुए हैं, क्योंकि गुलामी बढ़ा है। टाइम पे अलग अलग तरह की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, मानसिक, सांस्कृतिक गुलामियां जो हैं वो हमारे ऊपर थोपी गई है। और आज भारत में मौजूदा परिस्थिति में फिर से एक नई स्थिति पैदा हुई है कि जो आज़ादी हमने 1947 में प्राप्त की अंग्रेज़ों से, हमने एक बेहतरीन संविधान बनाया। भारत, हम मतलब मैं नहीं, हमारे पूर्वज, मैं अपने इतिहास से जोड़ करके कह रहा हूँ हमने, तो उस संविधान को दुनिया का सबसे बेहतरीन संविधान माना जाता है, और हमारा लोकतंत्र दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। अभी एक इकोनॉमिक सर्वे आ रहा है कि आने वाले 10 सालों में भारत की अर्थव्यवस्था तीसरी सबसे तेज़ी से विकसित होने वाली अर्थव्यवस्था बनेगी। ये पहचान हम तभी बचा पाएंगे जब हम हर एक नागरिक का, प्रत्येक इंडिविजुअल का जो राइट टू फ्रीडम है उसको हम अक्षुण्ण रख सकें, उसको हम बचा पाएँ। अब सवाल ये है कि लोग ये कह देंगे कि अलग अलग व्यक्ति के लिए आज़ादी का अलग अलग मतलब है, अलग अलग व्यक्ति के लिए आज़ादी का अलग अलग मतलब हो सकता है, लेकिन बतौर भारतीय नागरिक सबके आज़ादी की बात भारत के संविधान में की गई है। इसीलिए जब आप भारत के संविधान की प्रस्तावना को उठाएंगे, वी द पीपल ऑफ इंडिया, उसमें एक सोशलिस्ट, एक सेकुलर, एक संप्रभु राज्य बनाने की बात की गई है, जिसमें सबके लिए समानता हो, सब तरह की समानता, सबको जो है अपने तरीके का जीवन जीने की आज़ादी हो। ये बात हमारे संविधान में कही गई है। और सवाल यह है कि एक इंडिविजुअल का जीने का तरीका दूसरे इंडिविजुअल के ज़िंदगी जीने के तरीके से टकरा सकता है, लेकिन उसके लिए अलग अलग व्यवस्था की गई है कि आप अपने दायरे में अपना फ्रीडम एंजॉय कीजिए, दूसरा अपने दायरे में अपना फ्रीडम एंजॉय करेगा। सपोज कि आपको जो है गाना सुनने का मन है तो आप गाना सुनिए, रात को 11 बजे के बाद भी सुनिए, लेकिन ईयरफोन लगा के सुनिए ताकि पड़ोसी डिस्टर्ब नहीं हो, क्योंकि आपकी आज़ादी से जो है दूसरी की नींद छिन जाएगी। ये जो डिफिनीशन है फ्रीडम का, उस डिफिनीशन को, उस दायरे को समझना बहुत ज़रूरी है। दिक्कत ये है कि आज हमारे सामने कोई रेफरेंस बुक ही नहीं है जिसको हमारा यूथ, हमारा जनरेशन रेफ़र कर सके और अपने राइट्स को और अपनी ड्यूटी को दोनों को समझ सके। मैं समझता हूँ कि वो बेहतरीन चीज़ जिस पे किसी भी लोकतांत्रिक राज्य की स्थापना होती है, जिसके ऊपर कोई भी लोकतांत्रिक राज्य काम करता है, वो उस देश का, उस राज्य का संविधान होता है। हमारे पास भी एक संविधान है जिसमें तमाम तरीके की बात की गई है, फ्रीडम की बात की गई है। दिक्कत की बात यह है कि आज उस संवैधानिक मूल्य को धूमिल करने की कोशिश की जा रही है। कैसे कोशिश की जा रही है, मैं उसको एक एग्जाम्पल से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि मान लीजिए कि कोई इंसान
जो यंग है, उसके जो थॉट प्रोसेस हैं, वो एक स्टेटस को चैलेंज करता है। अगर वो स्टेटस को संविधान के अनुरूप है तब तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उस स्टेटस को पे भी विचार करने की आज़ादी जो है वो वही संविधान हमको देता है। उसी संविधान में संवैधानिक उपचार की बात की गई है, उसी संविधान में संविधान के संशोधन की बात की गई है। ये एक बात है, लेकिन आजकल इस दायरे में कोई बात नहीं हो रही है। बात ये हो रही है कि कोई भी नागरिक यदि सरकार की किसी नीति का विरोध कर रहा है तो इमीडिएटली सरकार उसको जो है नेशन के ऊपर डाल दे रही है। मतलब कि अगर आप सड़क के गड्ढे का विरोध कर रहे हैं तब आप नेताजी के ऊपर शक कर रहे हैं। जब आप नेताजी के ऊपर शक कर रहे हैं तो नेताजी को जनता ने वोट दिया है, तो आप लोकतंत्र पे शक कर रहे हैं। जब आप लोकतंत्र पे शक कर रहे हैं तब आप देश और संविधान पे शक कर रहे हैं, इसलिए आप एंटी नेशनल हैं। ऐसा नहीं है। ये संविधान को छोटा करना है, ये लोकतंत्र को छोटा करना है, ये उस आज़ादी के मायने को छोटा करना है। इसको इस तरीके से देखना चाहिए कि जनता ने आपको वोट दिया, आपको वोट इसलिए नहीं दिया कि आप दुनिया का परिक्रमा करेंगे वास्को डी गामा की तरह। आपको वोट इसलिए भी नहीं दिया कि आप सूट बदलेंगे। आपको वोट इसलिए भी नहीं दिया कि आप आज क्या करना चाहिए इसका जवाब देने के बजाय नेहरू ने क्या किया इसका जवाब देंगे। ये तमाम चीज़ के लिए जनता ने आपको वोट नहीं दिया। आपको सर्टेन एजेंडा पे जनता ने वोट दिया है और आपने मैनिफेस्टो जारी किया है। आप उस मैनिफेस्टो के हिसाब से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये पूछना जनता का अधिकार है और इससे लोकतंत्र कमज़ोर नहीं होता है, इससे लोकतंत्र मजबूत होता है। तो मेरी नज़र में आज़ादी का मतलब ये है कि हर एक भारतीय नागरिक को संविधान के दायरे में अपने संवैधानिक अधिकारों को लागू करवाने का, उसके अनुरूप ज़िंदगी जीने का हक है। इसीलिए हम आज़ाद देश में आज़ादी की बात करते हैं, जिस आज़ादी को आज छीनने की कोशिश की जा रही है। जहाँ तक डेमोक्रेसी और इलेक्शन का सवाल है, ये तो अलग अलग शब्द हैं और जब हम शब्द की व्याख्या में जाते हैं, जब हम लिंग्विस्टिक की बात करें या किसी भी टर्मिनोलॉजी किस कॉन्सेप्ट से बना है, वो कैसे पैदा हुआ है, तो उस डिटेल में हमको पता चलता है कि कोई शब्द तभी बनता है जब समाज को उसकी ज़रूरत होती है। अननेसेसरी कोई शब्द पैदा नहीं हुआ है। तो आप देखेंगे कि समाज जितना जटिल होगा, समाज का इतिहास जितना ज़्यादा पुराना होगा, उस समाज की भाषा का शब्दकोश भी उतना ही विस्तृत होता है। ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है। तो इलेक्शन और डेमोक्रेसी जो है, जब दो अलग अलग शब्द हैं, इसका मतलब दो अलग अलग कॉन्सेप्ट है, क्योंकि दो अलग अलग टर्मिनोलॉजी है। लेकिन एक टर्मिनोलॉजी दूसरी टर्मिनोलॉजी से जुड़ा होता है। जैसे मैं कहूँ कि ये मेरी माता जी हैं, मेरी माता जी मतलब है कि ये मेरे पिताजी की पत्नी हैं। तो एक शब्द को जब आप डिकंस्ट्रक्ट करेंगे तो उसके डिटेल में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। ये मैं भाषा और टर्मिनोलॉजी की बात कर रहा हूँ। लोकतंत्र का मतलब होता है लोकशाही, जनता का शासन। अब जनता का शासन जो है वो स्थापित कैसे होगा, कैसे उसको स्थापित किया जाएगा? तो आज के समय में उस जनता का शासन स्थापित करने के लिए इलेक्शन को बतौर प्रोसीजर जो है वो एक्सेप्ट किया गया है। कहीं पे डायरेक्ट इलेक्शन है, कहीं पे इनडायरेक्ट इलेक्शन है और कहीं पे प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है। और मैं समझता हूँ कि भारत में जो इलेक्टोरल सिस्टम है, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, ये अपने आप में डेमोक्रेसी को पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं करता है। कैसे? मान लीजिए कि किसी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को 31% वोट आया, लेकिन उसके खिलाफ में 30% वोट जो है वो डाले गए, बाकी वोट जो है वोटिंग जो है वो नहीं हुआ, फिर भी वो जीत जाता है, जबकि 30% लोग उसके अगेंस्ट में वोटिंग किए। तो ये जो हमारा इलेक्टोरल सिस्टम है, इलेक्शन का प्रोसेस है, इसमें एक नंबर ऑफ वोट, मेजॉरिटी वोट जो है वो अनयूज्ड हो जाता है, वो बेकार हो जाता है, उसका कोई रिप्रेजेंटेशन ही नहीं होता है। मान लीजिए कि किसी पॉलिटिकल पार्टी ए को 5% वोट आया, लेकिन उसको सीट एक भी नहीं पार्लियामेंट की मिली। लेकिन 5% वोट आने का मतलब ये है कि पार्लियामेंट में यदि 500 सीट है तो उसके पास कम से कम 25 सीट होना चाहिए। तो ये पूरी तरीके से हमारे डेमोक्रेसी को रिप्रेजेंट नहीं करता है। लेकिन डेमोक्रेसी को एस्टेब्लिश करने के लिए इलेक्शन का कोई विकल्प भी नहीं है, क्योंकि इतनी बड़ी जनसंख्या है, उसमें घर घर जा कर के तो सरकार बनाना संभव है नहीं। तो सारे लोग कहीं आएंगे और अपना पावर जो है वो किसी को डेलीगेट करेंगे। तो एक इलेक्टोरल सिस्टम तो हमको बनाना पड़ेगा और उस इलेक्टोरल सिस्टम से ही डेमोक्रेटिक प्रोसीजर को हम आगे बढ़ाएंगे। ये डेमोक्रेसी का
पॉलिटिकल फॉर्म है, लेकिन डेमोक्रेसी का एक सोशल फॉर्म भी होता है, डेमोक्रेसी का एक इकोनॉमिक फॉर्म भी होता है। इसीलिए जब आप देखेंगे कि पॉलिटिकल थॉट और पॉलिटिकल कल्चर में एक फ़र्क होता है। पॉलिटिकल थॉट का संबंध राज्य से है और शासक से है, पार्टी से है। पॉलिटिकल कल्चर का संबंध जो है वो समाज से है। जब हम डेमोक्रेसी और इलेक्शन की बात करते हैं, अगर हम राजनीति के टर्म में बात कर रहे हैं, तो डेमोक्रेसी को एस्टेब्लिश करने के लिए इलेक्शन जैसे प्रोसेस की ज़रूरत है, जिससे हम डेमोक्रेसी को आगे बढ़ाएं, जिससे हम डेमोक्रेसी को चलाएं। लेकिन इलेक्शन सिर्फ डेमोक्रेसी नहीं है, और डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश करने के लिए हमेशा हमको इलेक्शन की ही ज़रूरत पड़ेगी, ऐसा भी नहीं है। क्योंकि सोशल डेमोक्रेसी जो होती है, या जो डेमोक्रेटिक कल्चर की बात हम कर रहे हैं, पॉलिटिकल कल्चर की बात, कई बार वहाँ पे इलेक्शन नहीं होता है। वहाँ पे जो मत संग्रह का तरीका है, वो मत संग्रह का तरीका अलग तरह से होता है। तो ये दो अलग अलग टर्म हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि मॉडर्न टाइम में, आज हमारे समय में, इलेक्शन से ही डेमोक्रेसी एस्टेब्लिश की जा सकती है। लेकिन चैलेंज ये है कि कुछ लोग सिर्फ इलेक्शन को ही डेमोक्रेसी समझ लिए, कि एक बार जो है वहीं से ये सवाल आता है कि नेताजी को चुन लिए, गड्ढा भरा कि नहीं भरा ये आप सवाल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि नेताजी चुने हुए हैं। तो कुछ लोग डेमोक्रेसी को इलेक्शन पे ले जाकर के रिड्यूस कर देना चाहते हैं, ख़त्म कर देना चाहते हैं। ऐसा नहीं होता है। आप जब किसी प्रोसेस की बात कर रहे हैं, तो वो प्रोसेस का अल्टीमेट गोल क्या है? इलेक्शन का अल्टीमेट गोल है डेमोक्रेसी एस्टेब्लिश करना। इलेक्शन से यदि मान लीजिए तानाशाही स्थापित हो जाए तो, और ऐसा हुआ है। जर्मनी में हिटलर जो है वो चुनाव जीत करके आया था, वो चुनाव हार करके नहीं आया था। तो चुनाव जीतना जो है आपके हमेशा सही होने का प्रमाण पत्र नहीं है। आप जब जिस मुद्दे के लिए चुनाव लड़ रहे थे, वो मुद्दा हो सकता है सही हो, लेकिन जब आप चुनाव जीत करके आए हैं, उसके बाद आप कहें कि नहीं, भारत अब लोकतांत्रिक राज्य नहीं रहेगा, भारत अब रिपब्लिक नहीं रहेगा, भारत एक डिक्टेटर स्टेट होगा, तो आपने जो है इलेक्शन और डेमोक्रेसी दोनों की हत्या कर दी। तो हमको ये दो अलग अलग टर्म हैं, दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं, इसको समझना चाहिए। और डेमोक्रेसी को इलेक्शन पे रिड्यूस नहीं करना चाहिए। डेमोक्रेसी उससे ज़्यादा बड़ा मतलब रखता है, ज़्यादा मायने रखता है। मैं सिर्फ राज्य और राजनीति की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं समाज की भी बात कर रहा हूँ। और समाज और अर्थव्यवस्था का एग्जाम्पल यदि मैं डेमोक्रेसी का लूँ, तो मैं समझता हूँ डेमोक्रेटिक होने का मतलब ये होता है कि किसी बड़े कॉरपोरेट के पक्ष में खड़ा होने की बजाय जो छोटे और मध्यम वर्ग के जो उद्योगपति हैं, जिनको एंटरप्रेन्योर्स आजकल बोला जाता है, मेरी जुबान थोड़ी ठीक नहीं है, वो जो है उनके पक्ष में खड़ा होना, ये इकोनॉमिक डेमोक्रेसी है। मालिक के पक्ष में खड़े होने के बजाय एम्प्लॉय के पक्ष में खड़ा होना, ये इकोनॉमिक डेमोक्रेसी है। और बड़ी पूंजी के सामने छोटी पूंजी के पक्ष में खड़ा होना, ये इकोनॉमिक डेमोक्रेसी है। और उसी तरह से जब आप सामाजिक तौर पे देखेंगे, तो मजबूत आदमी के पक्ष में खड़ा होने के बजाय कमज़ोर आदमी के पक्ष में खड़ा होना, ये सोशल डेमोक्रेसी है। क्योंकि मजबूत आदमी तो समाज में 2-4 होंगे, बाकी तो गरीब लोग ही होंगे, बाकी तो कमज़ोर लोग ही होंगे। तो गरीब और कमज़ोर लोग के पक्ष में खड़ा होना, ये लोकशाही है ना। ध्यान रखना ये है कि लोकतंत्र का मतलब बहुसंख्यकवाद नहीं होता है। मेजोरिटेरियनिज्म और डेमोक्रेसी में फ़र्क होता है। डेमोक्रेसी में एक वैल्यू और है कि मान लीजिए कि कमरे में 10 आदमी है, 9 आदमी को गर्मी लग रही है और एक आदमी को जो है ठंडा लग रहा है, तो पंखा नहीं चलेगा। क्योंकि पंखा जब चल जाएगा तो उसके पास कोई विकल्प नहीं है। बाकी जो 9 लोग हैं वो बर्दाश्त कर सकते हैं। ये भी मतलब माइनॉरिटी के राइट्स को भी बचाना, एक इंडिविजुअल के वॉइस ऑफ डिसेंट का रिस्पेक्ट करना, ये भी डेमोक्रेटिक इथॉस और वैल्यूज़ है। और सोसाइटी, घर के अंदर आप डेमोक्रेसी को देखें तो हर बार जो है पिताजी ही नहीं तय करेंगे कि आज किस चीज़ की सब्ज़ी बनेगी, कभी माँ भी तय करेगी। सारे फैसले जो हैं सिर्फ माँ ही नहीं लेगी, कभी पिताजी भी लेंगे। और हर बार बच्चे क्या पढ़ेंगे इसका फैसला माँ बाप ही नहीं करेंगे, कभी बच्चे भी तय करेंगे कि उनको क्या करना है। ये सोशल डेमोक्रेसी का फॉर्म है। मेरे हिसाब से पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव होने का मतलब, जनप्रतिनिधि होने का मतलब ये है कि आप जिस संस्था के लिए चुने गए, मान लीजिए कि कोई एमएलए बना है तो वो विधानसभा के लिए चुना गया, और कोई यदि एमपी बना है तो वो लोकसभा के लिए चुना गया या राज्यसभा के लिए चुना गया, तो वो संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। संविधान के हिसाब से वो रिस्पॉन्सिबल है संसद के प्रति।
संसद के प्रति रिस्पॉन्सिबल होने का मतलब ये है कि वो जनता के प्रति रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि वो पीपुल्स हाउस है, तभी तो उसका नाम लोकसभा है। तो ये थ्योरेटिकल बात है, ये सैद्धांतिक बात है। व्यवहार में ऐसा नहीं होता है। व्यवहार में ऐसा इसलिए नहीं होता है कि मुझे एक कहानी याद आ रही है छोटी सी, कि एक बार जो है एक बूढ़ा कबूतर था, वो समझाया शिकारी आएगा दाना डालेगा, भूल से उसमें फंसना नहीं। और बूढ़ा कबूतर पेड़ पे था, अचानक से शिकारी आया और उसने दाना डाला और सभी कबूतर, वो मना करता रहा कि अरे मत जाओ, शिकारी यही शिकारी है। वो गाना गाते हुए शिकारी आएगा दाना डालेगा, सब गए दाना चुगे और फंस गए। अब फिर क्या था कि जब देखा, उनको पता था बूढ़ा कबूतर कि ये फंस जाएगा, बूढ़ा कबूतर जो है फिर वो भी गया उसके साथ, बूढ़ा कबूतर भी फंस गया। फिर क्या हुआ कि बोल भी रहे हैं शिकारी आएगा दाना डालेगा, भूल से उसमें फंसना नहीं, और सब जोर लगा रहे हैं अपने अपने लेवल पे, अकेले की जो है जाल से निकल जाएं। फिर बूढ़ा कबूतर बोला कि शिकारी आ गया, दाना भी डाल दिया और तुम फंस भी गए हो, अब अलग अलग जोर मत लगाओ, सब एक साथ जोर लगाओ तो जाल लेकर के उड़ सकते हो। बिल्कुल लोकतंत्र में यही होता है कि वो जो बूढ़ा कबूतर है, वो बूढ़ा कबूतर बेसिकली कबूतरों के बीच का ही है। लेकिन हमारे यहाँ क्या हो रहा है, जो सामाजिक प्रवृत्ति है, उस बूढ़ा कबूतर को भगवान मान लिया जाएगा, या संत मान लिया जाएगा, या नेता मान लिया जाएगा। तो ये दिक्कत जो है उस बूढ़े कबूतर की नहीं है कि उसके पास ज्ञान और बुद्धि और एक्सपीरियंस है, ये समाज का भी दिक्कत है कि उसको वो सारा चीज़ हैंड ओवर कर देता है। यहाँ लोकतंत्र छोटा हो जाता है, उसका दायरा सीमित हो जाता है कि आप किसी को नेता मान रहे हैं तो आप इसलिए मान रहे हैं कि वो आपके बीच का है, लेकिन नेता मानते ही लोग उसको उसके अपने बीच का नहीं समझते हैं, उसको अपने से अलग कर देते हैं, और यहीं से सारी गड़बड़ी शुरू हो जाती है। और फिर वो मानसिकता पलने लगता है जहाँ भेड़ों को ये लगता है कि सुरक्षा की जिम्मेदारी यदि भेड़िए को दे दिया जाए तो हम सुरक्षित रहेंगे, लेकिन ऐसा तो होगा नहीं। फिर उसके ही बच्चे खाए जाएंगे रोज़ सुबह के नाश्ते में। हरिशंकर प्रसाद इस पर बहुत अच्छा लिखे हैं। यही स्थिति आज भारतीय लोकतंत्र का भी होता जा रहा है कि हमको लगता है कि बस हम वोट दे दें, एक आदमी चुन दें, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म। अब वो आदमी को भी लगता है कि इनको अच्छा अच्छा बात बोल करके एक बार इनसे वोट ले लो, फिर हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म। इसीलिए हमारी डेमोक्रेसी जो है, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं कि वो प्रोसीजरल होती जा रही है। हर 5 साल पे चुनाव हो जाते हैं, सरकार बदल जाती है या सरकार कंटिन्यू कर जाती है, मुद्दे भी कंटिन्यू करते रहते हैं, वो रिजॉल्व नहीं होता है, क्योंकि ये पार्टिसिपेटरी नहीं है। डेमोक्रेसी की खासियत ये है कि वो पार्टिसिपेटरी होता है, और पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी को बनाने के लिए ही इलेक्शन का प्रोसेस होता है। लेकिन इलेक्शन का प्रोसेस यदि सिर्फ प्रोसेस बन करके रह जाए, वो पार्टिसिपेटरी नहीं हो, तो फिर डेमोक्रेसी अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं करेगा। इसीलिए आप देखेंगे कि जहाँ इलेक्शन नहीं है, घर में तो नहीं इलेक्शन होता है ना, हम थोड़ी चुनते हैं कि हमारा बाप कौन होगा, हमारी माँ कौन होगी, लेकिन हमारे बीच में एक डेमोक्रेटिक वैल्यूज डेवलप हो जाता है बिना इलेक्शन का भी, क्योंकि फैमिली एक पार्टिसिपेटरी इंस्टीट्यूशन है, सोसाइटी एक पार्टिसिपेटरी इंस्टीट्यूशन है। हमको डेमोक्रेसी को भी एक पार्टिसिपेटरी इंस्टीट्यूशन बनाना पड़ेगा, तभी जा कर के हम लोकतंत्र के लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। और ये दिक्कत एक तरफ की नहीं है। मैं कहता हूँ कि नेता जो है वो समाज का दर्पण होता है, जैसा समाज होता है वैसा ही नेता होता है, ये अलग अलग नहीं होता है। हम जैसे हैं वैसे ही लोगों को चुनते हैं। ये भूल जो है, हम लोगों को लगता है कि नहीं हम बड़े शरीफ हैं, हम एकदम भ्रष्टाचारी नहीं हैं, बस नेता भ्रष्टाचार कर रहा है। गलत, हमारे खून में भ्रष्टाचार मिक्स है, तभी हम भ्रष्टाचारी ही चुनते हैं। तभी भ्रष्टाचारी जो है वो इतना पैसा जमा कर लिया है जिसका कुछ हमारे सामने फेंक देता है और हम उसमें फंस जाते हैं। हम कास्टिस्ट हैं इसीलिए हम जात के आधार पर वोट देते हैं, हम सांप्रदायिक हैं इसीलिए हम धर्म के आधार पर वोट देते हैं, हमारे अंदर पितृसत्तात्मक सोच है इसीलिए हम एक पितृसत्तात्मक सोच वाले व्यक्ति को वोट देते हैं। शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो डिफरेंटली एबल लोग हैं, पर्सन विद डिसेबिलिटी हैं, उनके लिए अंधा और इस तरह का शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। लेकिन एक मुहावरा है कि नेता अंधों के शहर में आईना बांटता है। पहली बात तो ये है कि जब हम किसी राज्य के, किसी राष्ट्र के, किसी समाज के विकास का मूल्यांकन करते हैं तो उसको किसी एक आधार पर मूल्यांकित नहीं किया जा सकता है।
उसमें इकोनॉमी भी है, उसमें पॉलिटिक्स भी है, उसमें सोसाइटी भी है, उसमें कल्चर भी है और जीवन के दूसरे स्फीयर भी जुड़े हुए हैं। मतलब उसमें राजनीतिक दल भी है, राज्य की कानून व्यवस्था भी है और जनता भी है। इस आधार पे उस राज्य का हम एवोल्यूशन देखते हैं। भारत के यदि एवोल्यूशन की हम बात करें तो भारत जो है वो मार्केट के तौर पे जब हम इसको देखेंगे तो भारत में आज एक खुला मार्केट है। खुला मार्केट होने की वजह से ये हो रहा है कि बड़ी मछली आ रही है, छोटी मछली को निगल रही है। मतलब कि कोई बाहर से आ रहा है और कह रहा है कि तुम नीम की खेती मत करो, तुम केले की खेती मत करो, ठीक है, तुम खेती करोगे तो इससे जो है ज़मीन का पानी नीचे चला जाएगा, पर्यावरण ख़राब हो जाएगा। जब किसान वो खेती करना छोड़ दे रहा है तो फिर दूसरा आदमी आ रहा है, कह रहा है कि तुम नीम की खेती करो, तुमको हम पैसा देंगे। और फिर वो नीम की खेती करना शुरू कर रहा है तो कह रहा है कि नहीं, अब हम तुम्हारा माल नहीं खरीदेंगे। कहने का मतलब ये है कि हमारे ही रिसोर्स हमारे ही मार्केट में आकर के हमसे ही छीन करके वापस हमको ही बेचा जा रहा है। ये है खुला बाज़ार का स्थिति। इसका नतीजा ये हुआ है कि जितने भी छोटे मंझोले काम धंधा करने वाले, रोज़गार करने वाले लोग हैं, उनकी हालत ख़राब हुई है। भारत के किसान का ही आलू जिसको दाम नहीं मिल रहा है और उसी आलू को ख़रीद करके लोग चिप्स बना करके बेच रहे हैं, टेढ़ा है पर मेढ़ा है। तो ये जो बाज़ार की स्थिति है, इस बाज़ार की स्थिति ने बतौर नेशन इस देश को कमज़ोर किया है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम बतौर नेशन जो है वो ग्रो नहीं कर रहे हैं। बतौर नेशन हम ग्रो कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि इस ग्रोथ में फ़ायदा किसका है। ग्रोथ हो रहा है लेकिन यह जॉब लॉस ग्रोथ है। पहले तो जॉब लेस ग्रोथ था, अब ये जॉब लॉस ग्रोथ है। इस मार्केट पॉलिसी के चलते जहां हमको प्रोड्यूसर नहीं बनाया जा रहा है, हमको कंज्यूमर बनाया जा रहा है। हम हिंदुस्तान के किसी गांव में जाकर के सिल्क वैली डेवलप करें और वहाँ हम एप्पल से भी बेहतर मोबाइल बनाएं, इसकी व्यवस्था नहीं की जा रही है। हम एप्पल मोबाइल जो चाइना में बनता है उसको ख़रीदें। मैन्युफैक्चरिंग में लगातार हमारी स्थिति कमज़ोर हुई है, जबकि हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ ही रही थी कृषि और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, लेकिन उसकी स्थिति लगातार कमज़ोर हो रही है। हम सिर्फ़ और सिर्फ जो है सर्विस सेक्टर में काम करने वाले एम्प्लॉय पैदा कर रहे हैं, हम एम्प्लॉयर नहीं बन पा रहे हैं। और हम एम्प्लॉयर इसलिए नहीं बन पा रहे हैं क्योंकि इस देश का जो मंझोला, छोटा, मध्यम जो इंडस्ट्रियल सिस्टम है उसको सरकार की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं है। पोस्टरों में सपोर्ट है, पोस्टर में तो 10 करोड़ लोग जो है मेक इन इंडिया में रजिस्टर्ड हो गए हैं और 10 लोगों को भी लोन सैंक्शन नहीं हुआ है। जितना सरकार किसी योजना के प्रचार पे खर्च करती है उतना ही पैसा यदि उसके क्रियान्वयन पे खर्च कर दिया जाए तो कितने लोगों का कल्याण हो जाएगा। तो नारे उछाले जा रहे हैं, तरह तरह के नारे, स्किल इंडिया और तरह तरह के नारे उछाले जा रहे हैं, लेकिन एक्चुअली जो है जनता को उसे कुछ मिल नहीं रहा है। और जब उस पर कोई सवाल खड़ा करता है कि आप जो है स्किल के बेसिस पे लोगों को रोज़गार नहीं दे पा रहे हैं, तो उसको डाइवर्ट करने के लिए कह देते हैं कि पकौड़ा बेचना भी काम है। इससे कौन असहमत है कि पकौड़ा बेचना काम नहीं है? पकौड़ा बेचना काम है। हम लोगों को तो हिंदी व्याकरण के अंतर्गत एक चैप्टर था क्रिया में कहा गया कि नाना, नानी और पखाना को छोड़ करके जिसके भी अंत में ना लगा हुआ है सब काम है। नहाना, धोना, सोना सब काम है। इस हिसाब से ये मैं हिंदी व्याकरण की बात कर रहा हूँ। इस हिसाब से तो काम है, लेकिन काम का यही मतलब होता है। काम का मतलब होता है डिग्निफाइड जॉब। हम ये नहीं कहते हैं कि वो पकौड़ा बेचना जो है अनडिग्निफाइड है। पकौड़ा बेचना भी एक डिग्निफाइड काम है, लेकिन MBBS जो कोई किया है उसको कहें कि तुम पकौड़ा बेचो तो वो उसके लिए डिग्निफाइड जॉब नहीं है। इस बात को समझना। और दूसरी बात ये है कि ये सपना दिखाना कि मार्क जुकरबर्ग जो है वो इतना बड़ा आदमी बन गया, धीरू भाई अंबानी इतने बड़े आदमी बन गए, तो मैं भारत के 5000 साल का इतिहास उठा करके पूछता हूँ कि कितना अकबर बना, नरेंद्र मोदी कितना बनेगा? ऐसा होता है क्या? जो हम रेफरेंस पॉइंट बनाते हैं वो एक नॉर्मल नियम नहीं होता है, एक्सेप्शन कोई रूल नहीं होता है। रूल के हिसाब से सोसाइटी चलती है, एक्सेप्शन से सोसाइटी नहीं चलती है। कितने धीरू भाई अंबानी बन जाएंगे पकौड़ा बेच करके? हल्दीराम के बाद जो है कितना कंपनी खड़ा हो गया है। यहाँ जब किसान को उसके आलू का दाम नहीं मिलेगा और जो रेडी पे
चिप्स छान करके तल करके बेचने वाले लोग हैं उनको सही दाम नहीं मिलेगा और सरकार से लेज के सामने उसको कोई प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा तो हमारी इकोनॉमी तो नहीं बचेगी, हमारा बाज़ार भी नहीं बचेगा, युवाओं को रोज़गार भी नहीं मिलेगा, किसानों को उनके फसल का दाम नहीं मिलेगा। नतीजा क्या होगा? किसान आत्महत्या करेंगे। तो बतौर बाज़ार हम प्रोड्यूसर नहीं, कंज्यूमर के तौर पे विकसित कर रहे हैं और कंज्यूमर के तौर पे यदि हम सिर्फ विकसित करेंगे तो ये नए तरीके की आर्थिक गुलामी की शुरुआत होगी। जिस आर्थिक गुलामी से हम लोग 1947 में आज़ादी प्राप्त किए, थोड़ा बहुत कुछ हद तक, कि इस देश में पब्लिक सेक्टर की स्थापना हुई, आईआईटीज़ बने, आईआईएम बना, एम्स बना, तरह तरह के विश्वविद्यालय खुले, जेएनयू बना, वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी इंडिया का। तो ये सब चीज़ जो है हमारा पीछे चला जाएगा। अब उसका एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमको 3 लाख करोड़ जो है वो काला धन आया है ये डिमोनेटाइजेशन के बाद। तो आपको 3 लाख करोड़ अगर वापस आया है तो आपको जो है 1 लाख करोड़ जो है वो जापान से कर्जा लेने का क्या ज़रूरत है? और 1 लाख करोड़ जापान से कर्जा ले करके फिर जापान को ही वो पैसा वापस कर दिए, क्योंकि उसका लगभग 80% काम जो है वो जापान की कंपनी को ही दे दिया। तो भारत को क्या मिला? झुनझुना। भारत को क्या मिला? पोस्टर। भारत को क्या मिला? टीवी पे आने वाला प्रचार। भारत को तो कुछ नहीं मिला। उसी से कर्जा ले करके मान लीजिए कि आप कहें कि आपके घर में टॉयलेट नहीं है, हम टॉयलेट बना देंगे, बहुत बढ़िया मॉडल टॉयलेट बना देंगे और मॉड्यूलर किचन बना देंगे। हम कहेंगे ठीक है। तो कहेंगे, आप कहेंगे कि इसमें 5 लाख रुपया लगेगा। तो हम बोले ठीक है 5 लाख रुपया देंगे, लेकिन 5 लाख रुपया तो मेरे पास है नहीं। वो कहेगा कि 5 लाख रुपया हम देंगे, लेकिन आप जितनी बार टॉयलेट जाइएगा आपको 2 रुपया देना पड़ेगा। तो आपको अपने ही घर में 2 रुपया दे करके टॉयलेट जाना है। और वो किचन बनाने का काम जो 5 लाख रुपया आपको कर्ज दिया, वही 5 लाख रुपया आपसे वापस ले लिया बनाने के लिए। और फिर उस 5 लाख को वसूलने के लिए आप जब भी लेटरिन करने के लिए जाएंगे तो आपसे 25 लाख रुपया वसूल लेगा। यही इस देश में हो रहा है। मेट्रोस के लिए जो है आप कर्ज लिए और मेट्रोस के लिए आपने जिससे कर्ज लिया उसी को मेट्रो बनाने का टेंडर दे दिया। अब वो टेंडर में भी पैसा खाया, कंस्ट्रक्शन में भी पैसा खाया। आप दूसरे से कर्जा लेकर के फिर उसी को दे रहे हैं। आप भारत के उद्योगपतियों को दीजिए। मेरा एक सिंपल सवाल है, बड़ा आजकल पटेल पटेल हो रहा है। पटेल भी बेचारे सोच रहे होंगे कि क्या हो रहा है। पटेल की एक मूर्ति बनाई जा रही है, लगभग 3000 करोड़ से ज़्यादा उस पर खर्च किया जा रहा है। अभी एक स्वास्थ्य योजना की शुरुआत की गई है जिसका खर्च 2000 करोड़ है। मूर्ति पे 3000 से ज़्यादा खर्च किया जा रहा है। बनना चाहिए पटेल जी की मूर्ति, लेकिन स्वास्थ्य पे 2000 करोड़ रुपया खर्च किया जा रहा है। आप देख लीजिए। और उस मूर्ति को बनाने का काम चाइना को दे दिया गया है। क्यों? भारत में मूर्तिकार नहीं है क्या? आप अपने सोशल मीडिया कैंपेन के लिए, आपको भारत की कोई डिजिटल कंपनी नहीं मिलती है। आप जो है बाहर के किसी एडवर्टाइजमेंट कंपनी को अपना चुनाव प्रचार करने के लिए पैसा दे देते हैं, जो पैसा आपका नहीं है, इसी जनता से आपने वसूला है। आप इस देश की किसी एडवर्टाइजमेंट एजेंसी को ये काम क्यों नहीं देते हैं? अगर आप इस देश के लोगों को वो काम नहीं देंगे तो फिर कैसे होगा डिजिटल इंडिया? तब तो डिजिटल होगा इंडिया में, लेकिन इंडिया डिजिटल नहीं होगा। वो किसी और का बैंक अकाउंट डिजिटल हो जाएगा, डॉलर जो है उसका बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो मूर्ति बनाने का काम इस देश के मूर्तिकार को क्यों नहीं दिया गया? ये सवाल है। तो बतौर मार्केट हम एक्सपैंड कर रहे हैं, क्योंकि हम सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन वाली कंट्री हैं, लेकिन ये मार्केट का जो ग्रोथ है वो जॉबलेस ग्रोथ है। और इस ग्रोथ में, इस विकास के आईने में इस देश का आम आवाम का चेहरा नहीं दिखता है। नतीजा, नेशन के तौर पे हम हैं, हमारी लोकतांत्रिक वैल्यूज इतने मजबूत हैं कि हम हलवा नहीं है कि कोई चम्मच उठा करके खा लेगा। भारत और पाकिस्तान में ये बुनियादी फ़र्क है कि एक साथ ही हम लोग अलग अलग हुए, वहाँ आज डेमोक्रेसी नहीं है, वो एक थियोक्रेटिक स्टेट है। भारत एक डेमोक्रेटिक स्टेट आज भी है। तो बतौर नेशन हम हैं, लेकिन हमारे इकॉनमी को जिस तरीके से कमज़ोर किया जा रहा है उससे लोकतंत्र और देश भी कमज़ोर होगा। भारत को 5 साल में जो चीज़ अचीव करना चाहिए, हालांकि ये 5 साल में अचीव होगा नहीं, और मैं प्रधानमंत्री नहीं हूँ कि अपना फिनिशिंग लाइन 19 से बढ़ा करके 22 कर दूँ और 22 आए तो 27 कर दूँ। लेकिन अगर प्रयास किया जाए तो बुनियादी तौर पे जो सबसे ज़रूरी परिवर्तन है, जो 5 साल के या 5 दिन में हो जाए तो बेहतर हो, वो ये है कि सबको शिक्षा, सबको काम, सबके सुरक्षा और सबका आत्मसम्मान। ये सवाल सबसे इम्पोर्टेंट है। सबकी सुरक्षा, सबका आत्मसम्मान
हम डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल की रक्षा करके कर सकते हैं, और अपनी इकॉनमी को, जो इस देश की बहुसंख्यक आबादी है उसमें जो पार्टिसिपेट करते हैं, जो हमारा कंस्ट्रक्शन है, एग्रीकल्चर है, टेक्सटाइल है, छोटे मझोले किसान हैं, छोटे मझोले जो व्यापारी हैं, उनको एक राज्य द्वारा सुरक्षा प्रदान करके हम सबके लिए काम और सबके लिए बेहतर बुनियादी सुविधा की व्यवस्था कर सकते हैं। ये अब ऐसा सपना नहीं है कि कभी कहा गया हो कि गरीबी हटाओ, और गरीबी हट नहीं सकती है। आज टेक्नोलॉजी ने चीज़ों को आसान किया है। कम्युनिकेशन खुद एक मीन्स बन चुका है, और इस मीन्स के लेवल पे जब आप देखेंगे तो एक इक्वलिटी भी आपको इमर्ज होता हुआ दिखाई देगा। देश के प्रधानमंत्री भी एप्पल यूज करते होंगे, और इस देश का एक लड़का जो 15,000 रुपये कमाता है वो भी एप्पल यूज करता है। तो इस लेवल पे डिस्पैरिटीज जो है वो ख़त्म होने के चांसेस जो हैं वो बने हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुआ है। ज़रूरत है कि इन चीज़ों का इस्तेमाल किया जाए, और सच में डिजिटल पावर का इस्तेमाल करके भारत में जितने हाथ हैं उतने हाथ को एज ए रिसोर्स ले करके, भारत के अंदर जो खनिज संपदा है उसको एज ए रिसोर्स ले करके उनको मतलब दूसरे के हाथ में बेचा ना जाए। एक सही पर्सपेक्टिव से भारत के जो किसान हैं, जो मज़दूर हैं, जो नौजवान हैं, उनके भविष्य को देखते हुए एक बेहतर आर्थिक पॉलिसी बना करके इन चीज़ों को अचीव किया जा सकता है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि मुझे देशभक्ति शब्द में कोई भरोसा नहीं है। उसका कारण ये है कि भक्ति जो है वो भक्त और भगवान के बीच में होती है। भक्त जो है भगवान की भक्ति करता है, और इसमें समता का भाव नहीं होता है, इसमें ऊंच नीच का भाव होता है। स्वाभाविक रूप से भगवान बड़े हैं और हम उनके सामने समर्पित होते हैं। मेरी राय में देशभक्ति की जगह देश प्रेम शब्द का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि प्रेम में ऊंच नीच का भाव नहीं होता है, प्रेम में बराबरी का भाव होता है। माँ जब बच्चे को प्रेम करती है उसमें कोई ऊंच नीच का भाव नहीं होता है। ये गलत तरीके का व्याख्या है। जब आप भक्ति परंपरा में भी जाएंगे तो उस पर प्रेम पे जोर दिया गया है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। तो लेकिन कुछ लोग इस प्रेम के नज़रिए को थोड़ा रिड्यूस करके देखते हैं और भक्ति के नज़रिए को बढ़ा चढ़ा करके प्रस्तुत करते हैं। ये एक्चुअली नेता के हक में है कि भक्ति जब देश की होगी तो सरकार की होगी, सरकार की होगी तो नेताजी की होगी, नेताजी की जब होगी तो नेताजी के बच्चों की होगी, उनके बच्चों की होगी, फिर उनके बच्चों की होगी। तो भक्ति में हमको भरोसा नहीं है, हमको प्रेम में भरोसा है। इसीलिए मैं देशभक्ति शब्द का इस्तेमाल नहीं करता हूँ। मैं अपने आप को देश प्रेमी के बतौर देखता हूँ, और मुझे लगता है कि सब लोगों को अपनी मिट्टी से, अपने माँ बाप से, समाज से, अपने देश के लोगों से और पूरी दुनिया से प्रेम करना चाहिए। देखिए, दोनों बिल्कुल अलग अलग तरीके का एक कॉन्सेप्ट है। राष्ट्रवाद की शुरुआत यूरोप से हुई। यूरोप में जो राष्ट्र के गठन हुए वो भाषा के आधार पे हुए कि फ्रेंच बोलने वाले सारे लोग फ्रांस राष्ट्र के अंतर्गत रहेंगे। मतलब एक ख़ास भूभाग में बोली जाने वाली एक ख़ास तरह की भाषा के आधार पे जब राज्यों की स्थापना हुई तो उसे एक राष्ट्र का नाम दिया गया, और उस राष्ट्र के प्रति यह भाव कि हमारा राष्ट्र जो है वो सबसे बेहतर है, सबसे अच्छा है, मतलब इसके सामने कुछ नहीं है, हमारा इतिहास सबसे अच्छा है, हमारा भूगोल सबसे अच्छा है, हमारी संस्कृति सबसे अच्छी है। ये जो भाव है इसको राष्ट्रवादी भाव कहते हैं, ठीक है। लेकिन देश प्रेम की जो बात है, देश प्रेम में ये भाव नहीं होता है। देश प्रेम में ये नहीं होता कि हमारा राष्ट्र सबसे अच्छा है। इसमें यह होता है कि जैसा भी है ये मेरा है। इसमें मतलब एक एसोसिएशन होता है, एक समर्पण होता है, एक एकता होती है, एक विश्वास होता है, और एक मतलब वो कॉन्फिडेंस कि ठीक है हम मतलब बहुत अमीर नहीं हैं, हमारे पास जो है विज्ञान की प्रगति बहुत ज़्यादा नहीं हुई है, लेकिन हम लोग अच्छे हैं। मतलब हम जो आपको बता रहे थे अपने बचपन की बात कि गरीबी थी लेकिन प्रेम था, यूनिटी थी, एकता था। तो ये राष्ट्रवाद जो है ये एक, अगर इसको बिल्कुल एक शार्प डिवीज़न करें तो राष्ट्रवाद एक राजनीतिक अवधारणा है, एक राजनीतिक सोच है, और देश प्रेम ये लोगों का अपने देश से लगाव है, विश्वास है, जुड़ाव है, और ये एक भावना है।
देखिए ये जो है ना भारत की जो गौरवशाली ऐतिहासिक परंपरा है उसको छोटा करने की साजिश है। भारत की गौरवशाली ऐतिहासिक परंपरा में भारत कभी ये नहीं चाहा कि वो विश्व विजेता बन जाए, लेकिन भारत को जो भी जीतना चाहा वो या तो हार गया या यहाँ की मिट्टी में ही समर्पित हो गया। मुग़ल भी निकले थे दुनिया जीतने के लिए, यहाँ आए और यहीं रह गए। सिकंदर निकला था, यहाँ से हार करके वापस चला गया। कहने का मतलब यह है कि भारतीय इतिहास, भारत का भूगोल, इसमें भूगोल का भी बहुत बड़ा रोल है कि उत्तर में ये खड़ा हिमालय था जिसको क्रॉस करना, खड़ा हिमालय है एक्चुअली, था हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आज प्लेन से उसको क्रॉस किया जा सकता है, उस वक्त नहीं क्रॉस किया जा सकता था। और तीन तरफ से जो है समुद्र था और पूर्व की तरफ जो है घने जंगल थे, डेल्टा का एरिया था वो, सुंदरबन का डेल्टा, तो उधर से क्रॉस करना मुश्किल था। तो ये पूरी तरह से प्रोटेक्टेड जोन था। हिंदू कुश पर्वत की तरफ से लोग आते थे और फिर यहीं रह जाते थे या यहाँ से आगे नहीं बढ़ पाते थे। तो भारत कभी विश्व को जीतना नहीं चाहा, भारत को लोग जीतना चाहते थे। कोलंबस भी भारत ही खोजने के लिए निकला था, अमेरिका को ढूंढ लिया। तो भारत कभी नहीं चाहा कि वो किसी को जीत ले, लेकिन वो जो भी इसको जीतना चाहा वो इसको कभी जीत नहीं पाया। तो भारत की संस्कृति इसीलिए जो है वो बहुत विविध है, बहुत मिश्रित है, बहुत ही विशाल है और बहुत ही इसमें तरह तरह की जो है भिन्नताएं आपको देखने को मिलेगी। लेकिन ये भिन्न होने के बावजूद भी एक है, क्योंकि जो इतिहास है, उसकी जो विरासत है वो साझी है। राम भी हैं, रहीम भी हैं, कबीर भी हैं, नानक भी हैं, भौतिकवादी परंपरा भी है, भाववादी परंपरा भी है, आदर्शवाद भी है, भौतिकवाद भी है, चारवाक भी हैं, शंकराचार्य भी हैं, तमाम तरीके का रिलीजन, पारसी भी है, इस्लाम भी है, क्रिश्चियनिटी भी है, सिख भी हैं, हर तरह का रिलीजन आपको मिलेगा। इस्लाम के अंदर भी आपको जो है सूफीज़म भी मिलेगा और बहाविज़म भी आपको मिलेगा। हिंदुइज़म के अंतर्गत ही आपको भक्ति परंपरा में देवी संप्रदाय के लोग मिलेंगे, शिव संप्रदाय के लोग, शैव संप्रदाय के लोग मिलेंगे, आपको जो है वैष्णव संप्रदाय के लोग मिलेंगे। इतनी सारी विविधताएं आपको मिलेगी। ब्राह्मण भी कोई एक प्रकार का नहीं है, हजारों प्रकार का ब्राह्मण है। दलित भी एक तरह की नहीं है, उसमें कई तरह की जातियाँ और उपजातियाँ हैं। ये बहुत विविध देश है। तो इस विविध देश को विश्व विजेता कभी बनने की ज़रूरत नहीं है, ये अपने आप में पूरे विश्व को समेटे हुए है। इसीलिए भारत ज्योग्राफी में हम लोगों को पढ़ाया जाता था इंडियन सब कॉन्टिनेंट। इसके जो ज्योग्राफिकल फीचर्स हैं वो अपने आप में कॉन्टिनेंट के फीचर हैं। जैसे उत्तर में जब आप हिमालय के इलाकों में जाएंगे तो आपको लगेगा कि स्विट्ज़रलैंड आ गए हैं, गोवा जाएंगे तो आपको लगेगा कि जो है यूरोप के किसी बीच पे लेटे हुए हैं, क्योंकि वहाँ पे पुर्तगाली कॉलोनी है। पौंडीचेरी जाएंगे तो वहाँ पे फ्रेंच कॉलोनी है। बीच में छत्तीसगढ़ के इलाकों में आप घूमेंगे तो आपको लगेगा कि जो है अफ्रीका के किसी आदिवासी इलाके में घूम रहे हैं। इतनी सारी जो है विविधताएं आपको देखने को मिलेगी। ऊपर में जो है आपको बहुत ठंडा मिलेगा, -30 डिग्री टेम्परेचर मिलता है। ठीक उसी वक्त जब आप केरल चले जाएंगे तो 30 डिग्री टेम्परेचर देखने को मिलेगा। इतनी सारी विविधताएं, इतने सारे देशों को ये अपने आप में समेटे हुए है। 800 साल पुराना मस्जिद है केरला के अंदर, दुनिया का सबसे पुराना चर्च है केरल के अंदर, सबसे पुराने मंदिर हैं, आपको जो है ये गुफाएं हैं जिस पे बेहतरीन चित्रकारी की गई है। इतना विविध संस्कृति होने की वजह से मैं समझता हूँ कि ये देश ही अपने आप में पूरी दुनिया को, पूरे संसार को समेट करके रखता है। इसको विश्व विजेता बनने की ज़रूरत नहीं है। और इस बात को हमारे पूर्वज बहुत पहले समझ गए थे, इसीलिए उन्होंने कहा था वसुदैव कुटुंबकम। उन्होंने विश्व को किसी राज सत्ता के तौर पे नहीं, एक परिवार के तौर पे देखा था। भारत के किसी भी नागरिक के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट सिविक ड्यूटी है वो ये है कि वो अपने सिटीजनशिप को समझें। सिटीजनशिप में उनके राइट्स की भी बात है और उनकी ड्यूटी की भी बात है। और इसको यदि हम एक वाक्य में समेटें, भारत के सभी नागरिकों को भारतीय संविधान का पालन करना चाहिए, उसके मूल्यों को अपने जीवन में उतारना चाहिए। ये सबसे इम्पोर्टेंट सिविक ड्यूटी है। सबसे पहली बात तो ये है कि हमने इंडिया को नहीं चुना है, इंडिया ने हमको अपनाया है। ये बात जब हम समझते हैं तो सबसे बड़ा थ्रेट जो आज के समय में हम महसूस कर पा रहे हैं वो ये है कि लोगों को किसी भी चीज़ को, किसी भी आइडिया को अपनाने का अवसर नहीं दिया जा रहा है। उनके ऊपर हर चीज़ थोपी जा रही है, हर चीज़ थोपी जा रही है, चाहे वो राजनीतिक हो,
चाहे वो आर्थिक हो, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे वो कल्चरल हो, हर चीज़ उनके ऊपर थोपी जा रही है। आप ये कीजिए, ये मत कीजिए, आप यही कीजिए, आप यही खाइए। ये सबसे बड़ा थ्रेट मैं आज के समय में समझता हूँ हिंदुस्तान की परिस्थिति को लेकर के। और मैं ये भी समझता हूँ कि ये थ्रेट क्यों पैदा किया गया है। ये थ्रेट इसलिए पैदा किया गया है ताकि इस देश का जो असली मसला है, जो रोजी रोजगार, रोटी कपड़ा मकान, आत्मसम्मान, सबकी सुरक्षा का जो सवाल है, इसको नज़रअंदाज किया जा सके। जो आइडिया ऑफ इंडिया के ऊपर थ्रेट है, मेरे हिसाब से उससे बचने के लिए और इस इंडिया को बचाने के लिए जो बुनियादी तौर पे 2 काम करने की ज़रूरत है वो ये है। पहला तो ये कि आपके ऊपर कुछ भी थोपा जा रहा हो, आप ये समझिए कि ये सिर्फ आपका व्यक्तिगत मसला नहीं है, इस देश के लोकतांत्रिक वैल्यू का सवाल है और आप उसको फाइट आउट कीजिए इंडिविजुअल लेवल पे भी, और उस इंडिविजुअल एफर्ट को कलेक्टिव एफर्ट के रूप में कन्वर्ट करने की कोशिश कीजिए। क्योंकि अकेला चना भार नहीं फोड़ता है, 10 की लाठी 1 का बोझा, ये बहुत पुरानी कहावत है, इससे ही समाज चलता है। तो उस प्रॉब्लम को आप यदि समझ रहे हैं कि ये सिर्फ मेरी प्रॉब्लम नहीं और भी लोगों की प्रॉब्लम है, तो उसको यूनाइट करना और उसके सॉल्यूशन यूनिटी में ढूंढना, ये एक बात। दूसरा ये कि यह जो थोपने की प्रक्रिया है, हर चीज़ जो आपके ऊपर थोपी जा रही है, जब आप समझते हैं कि ये असली मसला नहीं है, असली मसला रोजी रोजगार, समानता का सवाल, आत्मसम्मान का सवाल, ये असली सवाल है, तो इन लड़ाइयों को फिर उस लड़ाई के साथ जोड़ना। मतलब अगर आपको कुछ खाने पीने से रोका जा रहा है, कुछ पहनने ओढ़ने से रोका जा रहा है, उसके लिए जो लोग इकट्ठा हुए हैं, उन लोगों को फिर ये सवाल देना कि असल लड़ाई हमारी ये है कि ये जो इकट्ठा हम हुए हैं मंदिर बनाने के लिए, मस्जिद बनाने के लिए, पूजा बचाने के लिए, इबादत बचाने के लिए, संस्कृति और देश बचाने के लिए, यही तरह का भीड़ और जमावड़ा जो है हमको इस देश में सबके रोजगार के लिए होना चाहिए, सबके जो है आत्मसम्मान के लिए, सबकी सामाजिक सुरक्षा के लिए ये जमावड़ा होना चाहिए। अगर दहेज प्रथा के खिलाफ ह्यूमन चेन बना है तो इस देश में कभी सबके रोजगार के लिए भी ह्यूमन चेन बनना चाहिए। मुझे ये विकल्प दिखाई देता है कि जो भ्रामक चीज़ें हैं, जो ज़बरदस्ती आपके ऊपर थोपी जा रही है, उसके खिलाफ जनता स्वाभाविक तौर पर रिटेलिएट करेगी, लेकिन वो रिटेलिएशन यदि अगले मूवमेंट के फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होगा तो फिर वो फिजिल आउट हो जाएगा, वो पानी का बुलबुला हो जाएगा, फिर उससे जो है कोई रास्ता नहीं निकलेगा। उसको, उस एनर्जी को, उस लड़ाई को, उस संघर्ष को एक सही दिशा में मोड़ने की ज़रूरत है। और उसमें मेरा मानना है कि एजुकेटेड यूथ वो एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं। इसीलिए उन एजुकेटेड स्टूडेंट और यूथ को यूनाइट करना जो इस देश की परिस्थितियों को समझ पा रहे हैं, इन्फॉर्मेटिव जो स्टूडेंट हैं, इन्फॉर्मेटिव जो यूथ हैं, उनको यूनाइट करना ये ज़रूरी है। क्योंकि नेल्सन मंडेला ने कहा है कि एजुकेशन इज़ द मोस्ट पावरफुल टूल टू ट्रांसफॉर्म द सोसाइटी। देखिए, संविधान जो है वो बहुत बड़ा है, उसमें बहुत सारी धाराएं हैं, उसमें बहुत सारे संशोधन हुए हैं। संविधान में हमेशा इस बात को मान करके चला गया है कि इसमें से कुछ भी चीज़ जोड़ा जा सकता है, कुछ भी चीज़ हटाया जा सकता है। मैं जो एक चीज़ चाहूँगा कि इसमें फंडामेंटल ड्यूटी हो गवर्नमेंट की और ये फंडामेंटल राइट हो सिटीजन्स की, कि कोई भी चुनी हुई सरकार यदि संविधान की प्रस्तावना का उल्लंघन करता हो तो उस सरकार को, ठीक है ना, सरकार में बने रहने का कोई अधिकार नहीं। ये मैं ऐड करना चाहूँगा।